वेलकम बैक नाज़रीन। वकास, जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपके लिए एक सवाल छोड़ा था कि ये जो कहा जा रहा है कि जजेस के आईनी अदालत के जो जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र 68 साल, पहले 70 की एक इतला थी, फिर ये 68 साल की अब ये इतला है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, मतलब जो नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट है, आईनी नहीं, वो उसके जो 65 बरस की उम्र जो है वो ऑलरेडी जो है पहले से वही होगी, जबकि जो दूसरी साइड पे उसकी एज जो एक्सटेंड 3 साल की जा रही है। ये जो जजेस में है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस, और वो सिर्फ आईनी अदालत के हैं और वो नॉर्मल है। हमारे नज़दीक तो सारे आईनी ही हैं, लेकिन ये जो 65 और 68 में तो फ़र्क किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है आपके ख्याल में? देखिए, पहले तो मैं एक बात करूंगा कि आपके पैनलिस्ट भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर अमेंडमेंट्स होती जाती हैं, फिर 27वीं होगी, आपने कहा 28वीं भी होगी, 28वीं भी आएगी जी। अच्छा, हम अमेरिका दुनिया के अंदर जो बेहतरीन लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे अमेंडमेंट का तरीका हमसे भी बहुत मुश्किल है, 2/3 मेजोरिटी के बाद आपको स्टेट असेंबली के पास जाना पड़ता है, वहाँ से अप्रूव करवा के आप अमेंडमेंट करवाते हैं। वहाँ पे 27 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं अभी। अमेरिका कान को बने हुए 350 साल गुजर चुके हैं, 27 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। इतना मुश्किल प्रोसीजर का अगर पाकिस्तान में फॉलो करना पड़े तो एक अमेंडमेंट भी ना हो, लेकिन हो चुकी हैं। अब कमिंग टूवर्ड दी योर क्वेश्चन कि आपने कहा कि हमारे अगर इसके अंदर 68 या 67 कर दिया जाए जो आईनी अदालत का जज है, और 65 ईयर जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, आई थिंक ये बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन होगी, इम्तियाज होगा, आइन के ऊपर, जुडिशियल सिस्टम के ऊपर शगुन मारने के मुतरादिफ होगा। क्यों? हमारे मुल्क के अंदर किसी भी सूरत हमारा आइन जो है, हमारी सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी के बैन किसी किस्म का इम्तियाज, डिस्क्रिमिनेशन अलाउ ही नहीं करता। फिर वो फेवरेटिज्म कंसीडर होगी ना अगर ये सारा कुछ हो गया। ये बहुत बड़ा कंप्रोमाइज होगा हमारे जुडिशियल सिस्टम के साथ। दुरुस्त कह रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम पे वकला के जो बहुत बड़े एतराज़ात थे, रेजर्वेशन थी, वो यही थी कि आप अगर हमारा जो आईनी अदालत का इस्तेकाक है, इसकी जजेस की अपॉइंटमेंट का इस्तेकाक है, जो 3 सीनियर हैं उसमें से एक आप चीफ जस्टिस लगा दें, फिर उसके बाद जो है उनको आप आईनी अदालत का लगा दो, और इसको इख्तियार जो है आपको सम हाउ जो इसका मेजर पार्ट है अथॉरिटी का, आप उसको प्राइम मिनिस्टर या जो पार्लियामेंट्री लीडर के हवाले करते हैं, फिर उसके साथ जो जुडिशियल कमीशन बनेगा, उसके कमेटी बनेगी, उसके हवाले करते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है इम्तियाज होगा, डिस्क्रिमिनेशन से जुडिशली कंप्रोमाइज होगी। जो इस वक्त जजेस बैठे हैं, जो हमारे मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर होने लगे कि तो उससे पहले 6 महीने के साथ पहले वो जजेस जो मोस्ट सीनियर जजेस होंगे, वो किसी सूरत से हुकूमत के फैसला नहीं देंगे। हुकूमत अगर हमसे नाला होगी तो हमने से जो किसी शख्स को जो है वो चीफ जस्टिस नहीं लगाएगी। इसी तरह आईनी अदालत का जज जो है आइन की इंटरप्रिटेशन करते हुए जो है वो भी कोशिश करेगा कि ऐसा कोई फैसला ना किया जाए कि जो कि गुमतबक के केस हो। तो 26वीं आईनी तरमीम जो थी वो कंप्रोमाइज नजर आती है और नजर आएगी। दूसरी ये जो बात है कि अब अगर ये डिस्क्रिमिनेशन, ये डिस्क्रिपेंसी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मुबैन कर दे, तो मेरा ख्याल है कि कोई शख्स भी जो कि एज अ जज अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो हल्फ लेता है, वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने की बजाय आईनी बेंच का सरबराह बनने को तरजीह देगा। या सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का चले मेंबर ही आईनी बेंच का जज ही बनने को सरबराह देगा ना, क्योंकि आईनी बेंच के जितने भी जजेस होंगे उनकी एज है रिटायरमेंट की 60। वही मैं बात कर रहा हूँ कि वो ये तरजीह देगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का अगर कल कला ये वक्त आ जाए कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनूं या आईनी बेंच का हेड बनूं, तो मैं ये तरजीह दूंगा कि मैं आईनी बेंच का हेड बनूं। क्योंकि हमारे जितने केसेस हैं जो कि आइन से रिलेटेड हैं, हमारे सियासतदानों के, प्रोविंशियल असेंबली के, फेडरल असेंबली से, दैट वुड बी डेल्ट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। वो इट हैज नथिंग टू डू विद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या करेंगे, वो जो हमारी निचली अदालतों के फैसले, हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट से डीवी से फैसले डिसाइड हो गए, एज अ मैटर ऑफ अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आए, उन अपीलों को टेकअप करेंगे, उन क्रिमिनल केसेस को, सिविल केसेस को उनको फैसले देंगे। इट हैज नथिंग टू डू विद द पॉलिटिकल केसेस इन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस इन पाकिस्तान। और जो एक इस्तेकाक था कि आप जो है फलां बेंच के अंदर फलां लोगों को बिठाएं, वो भी इस्तेकाक खत्म हो गया। अच्छा वकास, यहाँ पे मेरा एक और पॉइंट ले लीजिएगा। ये जो 30 तारीख से पहले, उससे एक आध दिन पहले समझ लीजिए, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि एक रिटायरमेंट होने जा रही है, बड़ी अहम रिटायरमेंट है। उससे पहले ये इतनी अर्जेंसी में ये जो तरमीम पास करवाई जा रही है कि शायद कल तक टेबल हो जाए सेनेट में, उसके बाद 14 तारीख तक पास भी करवा दी जाए। अब आपको क्या लगता है कि जो इत्तलात हैं, जो एक तज्जिए किए जा रहे हैं, या एक ओपिनियन सी एक बन गई है कि वो जो अहम शख्सियत है उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने के लिए ये आईनी तरमीम लाई जा रही है, हालात भी उसी जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके ख्याल में वाकई ऐसा है?
देखिए मुझे अगर आप इशारों में समझाने की बजाय स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे तो मैं आपको बेहतर जवाब दूंगा। वकास, आपको पता है ना कि जजेस की उम्र 68 इयर्स की जा रही है और एक बड़ी अहम रिटायरमेंट होने जा रही है, क्यों मुझसे आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ लेके जाना है? देखें बिल्कुल, आप देखेंगे हमारे इस सिस्टम के अंदर अपने जो मंजूर नज़र लोग हैं उनको हमेशा से तकबीयत भी दी जाती है, उनके लिए अमेंडमेंट्स भी आती हैं। और ये मैं कोई जुडिशरी के बारे में बात नहीं करूँगी, ये हमारे पॉलिटिकल कल्चर के अंदर देखें। इसका मतलब जो इत्तलात हैं वकास, जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस होंगे, ये दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त बात है, देखें बिल्कुल दुरुस्त बात है। और इसमें हमने देखा कि सबसे ज़्यादा वुकला की तरफ से जो रिजर्वेशन थी 26वीं आईनी तरमीम में, और स्पेशली जब ये नाम दे दिए गए और उस वक्त जिस नाम पे सबसे ज़्यादा पीटीआई को इतराज़ था कि अगर ये बने तो फिर उसके बाद आइन की जो इंटरप्रिटेशन होगी दैट वुड नॉट बी इन अकॉर्डेंस विद द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ द लैंड। तो वही चीज़ें हुई जो कि पीटीआई की रिजर्वेशन थी। फिर जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान मंसूर अली शाह साहब को जो सीनियर मोस्ट जज थे उनको बनना था, फिर इस बारे में भी जो उनके साथ तो खैर बहुत ज्यादती हुई थी, उनके साथ बहुत ज्यादती हुई थी। एक दिन पहले उनकी जब नोटिफिकेशन निकलना था उससे एक दिन पहले जस्टिस अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बना दिया गया था। खैर मैं दो चीजें की गई, देखिए फायदा दो चीजें की गई, वो आइन के एम्बिट के अंदर रहते हुए ये अमेंडमेंट की गई। आई डोंट थिंक कि आपका जो जिस वक्त प्रोग्राम है वो किसी कंटेम्प्चुअस प्रोसीडिंग की नजर हो के वो ज्यादती हुई थी या नहीं हुई थी। नहीं वकास, हम थोड़ा मेरी बात सुने, हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा कि कुछ एथिक्स भी होते हैं ना, जैसे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का जो नोटिफिकेशन था 3 महीने पहले निकल आया था, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन एक दिन पहले भी नहीं आया था। नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं बात कर रहा हूं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन एक दिन पहले भी नहीं निकला था, और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का नोटिफिकेशन 3 महीने पहले आ गया था। तो वो डिस्कशन तो हमारी उस वक्त भी ये रही थी। डिस्क्रिमिनेशन तो है, देखिए जो डिस्क्रिमिनेशन थी और डिस्क्रिमिनेशन अभी भी मौजूद है, चाहे वो हमारी आईनी अदालतों की जजेस की उम्र की बात हो या हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हमारे जो ऑर्डिनरी जजेस सुप्रीम कोर्ट के फादर जजेस की उम्र पर डिस्क्रिमिनेशन आज भी मौजूद है। ठीक हो गया। मैं शेख साहब से जानती हूँ। शेख साहब, एक जो हमारा पीटीआई है, आप क्या देख रहे हैं? पीटीआई तो वैसे तो कहा जा रहा है कि खान साहब के साथ डिस्कस करेगी, उसके बाद वैसे तो वो मुस्तरद कर चुकी है, लेकिन फिर भी फाइनल तो उन्होंने खान साहब से जाके एक डिस्कशन करनी होती है। लास्ट टाइम पे पीटीआई पूरा 1 महीना मौलाना साहब के साथ मामला सेट करती रही, मौलाना साहब उनके साइड पे जाते, बाकी जमातें भी मौलाना साहब के साथ है, लेकिन चूंकि अपोजिशन की स्ट्रॉन्ग जमात थी तो पीटीआई ज़रा ज़्यादा वो लाइमलाइट में थी। अब की दफ़ा अब देख रहे हैं कि पीटीआई दोबारा डिस्कशंस में आएगी या अपने मामला कुछ मौलाना के थ्रू सेटल्ड करवाएगी, या बस ठीक है सीधे तरीके से मुस्तरद करके स्टेटमेंट्स ही वो जो है वो जिस तरह की देती हैं तेज़ बयानात उसी तक महदूद रहेगी? देखिए मैडम, पीटीआई में अगर आप देखें तो वन मैन शो है, वो तो ऑब्वियसली बात है। अगर पिछले दिनों देखें तो कोर्ट लखपत में जो इनके सीनियर रहनुमा हैं उनकी तरफ से कुछ मामला इफ़ाम तफ़हीम की तरफ को बयानात आए थे कि जी बैठ के करने चाहिए। उसके फ़ौरन बाद जो है ना इमरान खान साहब की तरफ से बड़ी स्ट्रिक्ट जो है ना वो ऐसे बयानात आए जिसकी वजह से वो मुफाहमत भी दम तोड़ गई, वो सारी चीज़ें जो है ना वो पीछे रह गई। अगर हम इस सारे मामले को देखें तो पीटीआई तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही यहाँ ना उनके साथ। अब बेसिकली अब क्यों नहीं नज़र आ रही, हम 200 इनको 24 वोट्स चाहिए इसके लिए, और अगर 74 जो मेंबर हैं पीपल्स पार्टी के वो इनको सपोर्ट कर देते हैं तो ये 237 बन जाएंगे। तो इस मामले को देखा जाए तो मेरे ख्याल पीटीआई की गवर्नमेंट को इस वक्त ज़रूरत भी नहीं है, और पीपल्स पार्टी को पीटीआई की जरूरत नहीं। नेशनल में तो बिल्कुल भी नहीं है, सेनेट में 3 वोट कम है, वो भी मैनेज हो जाएंगे बिल्कुल। अच्छा, उसमें अगर आप देखें पीपल्स पार्टी के साथ ये सारे मामला मेरे ख्याल 3 माह पहले ही तय हो चुके थे। ये जो ट्वीट का आना, तो अभी क्या करिए फिर गुड कॉप बैड कॉप खेल रही है। ट्वीट का आना, उसके बाद मामलात करना, देखिए जो असल इश्यूज हैं पीपल्स पार्टी उन पे कोई बात नहीं कर रही। अब जो एनएफसी का इशू है उसी पे पीपल्स पार्टी ने जोर दिया हुआ है कि ये नहीं होना चाहिए। ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि कल को जब ये तरमीम पास हो जाएगी उस वक्त ये कहेंगे कि हमने 18वीं तरमीम को बचा लिया, हमने सूबों का हिस्सा नहीं जाने दिया, हमने वो सारी चीज़ें जो है ना वो। अगर सूबों का हिस्सा चला भी जाए शेख साहब, एक लम्हे के लिए सूबों का हिस्सा चला जाता है, फेडरेशन के पास कुछ चीज़ें हैं वो वापस चली जाती हैं, निसाब के हवाले से चली जाती हैं चीज़ें, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? असल में अगर देखें उधर चला जाए या इधर चला जाए, अब पंजाब में भी आप देखें कुछ जो सेहत के मामला है, किसी भी आप अस्पताल में चले जाएं
तो आपको वहाँ मेडिसिन नहीं मिलती, वो दूसरे मामला रोज़ाना आपको वो डेली बेसिस पे नज़र आ रही होती हैं, लेकिन वो सुबह के बाद देखिए बात ये है, मैं आपको बताती हूँ 18वीं तरमीम जब आई थी, पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम लेकर आए थे, उस वक्त दो वजूहात थी एनएफसी के हवाले से। एक तो ये कि डिक्टेटर ने उस वक्त में बहुत सारी तरमीम कर ली थी और वो आइन 1973 का आइन रह ही नहीं गया था, उसमें ज़ियाउल हक साहब ने भी और मुशर्रफ साहब ने भी तरमीम की थी। सो 18 अमेंडमेंट जो थी उसके ज़रिए वापस पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ गवर्नमेंट एक तरह से कायम कर दी गई थी और प्रेसिडेंट की पावर्स को कम करके प्राइम मिनिस्टर और काबीना को पावर दे दी गई थी। टेरिटोरियल शिके जो थी वो ख़त्म कर दी गई थी। ये तो उस वक्त चले एक मजबूरी थी, अब तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। बिल्कुल ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। देखें, अगर सूबों के इख्तियारात, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सूबों के इख्तियारात अगर फेडरल के पास जाते हैं तो उसमें ये है कि ये होना ये चाहिए कि इख्तियारात जितने निचली सतह पर मुंतकिल हों उतना ज़्यादा डिलीवर ज़्यादा होता है। अब सूबे अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करते हैं, उनको फंड्स मिलते हैं, ये तो मेरे ख्याल कोई बेहतरी होनी चाहिए। जिस तरह MQM ने भी मुतालबा किया है कि वो बल्दियाती निज़ाम की तरफ जाएं, इसी तरह जो है ना, अगर आप इस सारे मामले को 27 अमेंडमेंट को देखेंगे तो बेसिकली NFC मेन इशू नहीं है। NFC पे तो मामला वो तय हो जाएंगे। इन्होंने कहना है कि हम NFC पे तो हुकूमत वैसे बैकफुट पे चली अच्छा गई है। वो कह देंगे कि जी हमने एक लिमिट तक ले आए हैं, और ये होना भी इस तरह ही है कि हमने एक लिमिट तय कर ली, इससे नीचे नहीं जाएंगे, और ये क्रेडिट पीपल्स पार्टी ले जाएगी। जो मेरे ख्याल में मैडम इस वक्त जो सबसे क्रिटिकल जो इसमें जो चीज़ है ना, वो ये है, जो इख्तियारात जुडिशल कमीशन के पास जा रहे हैं। आपके जो जजेस हैं, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनकी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के इख्तियारात आर्टिकल 200 जी वो उस पे जो जा रहे हैं ना, ये मेरे ख्याल इस पे कोई नहीं बात कर रहा। मैं पिछले 2 दिन से इसी पे बात कर रही हूँ। उसके मैं गवर्नमेंट के हल्का की बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और उसके बाद जो वो है सूट करता है, वो शेख साहब उनको सूट करता है, जो चीजें सूट करती है ना हम उस आर्टिकल को छेड़ते हैं, ना हम उस कानून साजी को छेड़ते हैं। इसके बाद एक और जो बड़ी समझे कि अहम जो पोस्टिंग, ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, वो इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन उस पर खामोशी है, और इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उसके साथ जो कमीशन के अरकान हैं, उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग भी जुडिशल कमीशन के पास चली जाएगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ जुडिशल कमीशन में होता कौन है। जुडिशल कमीशन में 3 से 4 जजेस होते हैं, उसके बाद एक मेंबर बार कौंसिल होते हैं, उसके बाद आपके को वज़ीर ख़ारजा होते हैं, इस तरह करके, और 1-2 अपोजिशन के अरकान होते हैं। उसमें जुडिशल कमीशन में आप देखेंगे वो तो समझे कि पूरी आपकी हुकूमत ही बैठी होती है। ये 2 पॉइंट्स मेरे ख्याल में ऐसे हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आनी चाहिए थी, सबसे ज़्यादा लोगों को बोलना चाहिए था। किसने रेजिस्ट करना है? पीपल्स पार्टी ने? अब मुझे PTI ने, मौलाना साहब ने, रेजिस्ट किसने करना है? NFC पे अगर रेजिस्टेंस आ रही है, NFC पे तो सूबों की तरफ से रेजिस्टेंस आ रही है ना, इस पे रेजिस्ट किसने करना है? ये तो सूट करता है। शेख साहब आप भी बड़े भोले हैं। आ जाती हूँ मैं ज़रा मियाँ साहब की तरफ। मियाँ साहब मुझे ये बताइएगा, 26वीं आईनी तरमीम में 35 शिकों से दस्तबरदार हुई थी हुकूमत। जो नेगोशिएशंस कुछ कह लीजिए, या ये जो मौलाना साहब ने उनको स्टैंड ले लिया था, थोड़ा सा टफ टाइम दिया था अपना वेटेज के लिए। PTI भी ऑन बोर्ड थी उस वक्त मौलाना साहब के साथ, उधर से बिलावल साहब भी ऑन बोर्ड थे। मौलाना साहब खूब उस वक्त ना हाइप पे थे। अभी मौलाना साहब की क्या देख रहे हैं? मौलाना साहब कुछ फिर वही गिव एंड टेक होगा, मनवा लेंगे या मान ही जाएंगे? क्या एट द एंड जाहिर सी बात है वोट उन्होंने दे ही देना है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, ना तो हुकूमत को वोटों की ज़रूरत है मौलाना फजलुर रहमान की। मौलाना फजलुर रहमान साहब की बारगेनिंग पोजीशन अब ख़त्म हो चुकी है। ठीक है। वो और तहरीक इंसाफ एक जैसी होकर रह गए हैं, बल्कि मौलाना इस हवाले से चले उनके 10 अरकान जो हैं कौमी असम्बली के, वो इंटेक्ट तो है ना, लेकिन तहरीक इंसाफ को तो सारे आज़ाद हो चुके हैं। वो उनको तो जो मर्जी हाँ कर ले जाए, कोई मसला ही नहीं है उन पर, ना कोई सदगन लग, ना कोई वो बाउंड है पार्टी डिसिप्लिन के, वो तो आज़ाद हो चुके हैं। तो लेकिन हुकूमत को ज़रूरत ही नहीं है कि वो किसी की मिन्नतें तरले करते हैं। मेजॉरिटी है ना हुकूमत के पास। और गंडापुर साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। सेनेट की सीटें 5 सीटें प्लेट में रख के पेश कर दी सेनेट में। नहीं, वो भी उसके बगैर भी गुजारा नहीं था। एक सीट का मसला बना था, बाकी वो इसी तरह ही होना था, क्योंकि वो वहाँ तनासब होता है ना। सर एक सीट भी सेनेट में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। चलें खैर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लें।
तो दूसरा मसला जो है ना, मेरा ख्याल है कि ये सारा कुछ मामला ना चंद एक सिक्कों के ड्रॉप हो जाएंगे एनएफसी के हवाले से, वो वापस हो जाएगी। बाकी हुकूमत जो है, अब चूंकि ये सारा कुछ है मगरबी जी, किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या लाया क्या जा रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही है के वक्त पर आखिरी वक्त तक किसी को नहीं पता था कि मसौदा है क्या, ड्राफ्ट क्या। सर हमारे लॉ मिनिस्टर को भी नहीं पता था, याद है उनकी स्टेटमेंट? जी जी, इसी तरीके से तरमीम के बारे में नहीं पता कि बिल्कुल किसी को नहीं पता कि ये फील्ड मार्शल को क्या मराहत दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनके इख्तियारात में कोई इजाफा किया जा रहा है, क्या आर्मी चीफ की तकर्री का तरीकाकार तब्दील किया जा रहा है, क्या जजों को घर भेजने का कोई तरीकाकार वजह किया जा रहा है, जजों की ट्रांसफर का कोई तरीकाकार वजह किया जा रहा है। किसी को कुछ पता नहीं है कि एक पटारी में है क्या, लेकिन पटारी आपके कहा जा रहा है कि इस पे आप बहस नहीं कर रहे हो, इस पे लेकिन जो कानून में तरमीम होती है, आईनी तरमीम होती है, उसकी बुनियादी वजह जो बुनियादी जो होती है ना, वो ये होती है कि पब्लिक को क्या फायदा है और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किया जाता है। दुरुस्त। और उसकी ये नहीं है कि कभी आपको आईन अगर इजाजत देता है कि आपके पास मशरूइयत है तो आप तरमीम कर लें। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। कोई बेहुदा सी तरमीम करने इतना माफ करे, वो पाकिस्तान के नाम पे चेंज कर दी। पाकिस्तान में जो है वो ये चीजें आम कर दी। तो देखिए ना, ये सारी चीजें हदूद में रह के की जाती है। पाकिस्तान में कोई कानून आईन जो है वो शरीयत के खिलाफ नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं मियां साहब। लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। आपकी बात से एग्री करती हूँ। नाज़रीन, हमें बताया जा रहा है कि ये जो अमेंडमेंट है नेशनल इंटरेस्ट में है। नेशनल इंटरेस्ट का मतलब है, मतलब नेशनल का जो वर्ड है वो नेशन से निकला है, नेशन का मतलब है कौम। तो इसमें हमारी कौम के लिए क्या है? क्या हमारी कौम के लिए इस अमेंडमेंट में कुछ है? 27वें अमेंडमेंट जो आ रही है तो इसका जवाब है नफ़ी। हमारी कौम के लिए सो कॉल्ड इसमें कुछ नहीं है। इसमें अपने मामला सेटल्ड हो रहे हैं, लेकिन फिर इसको नेशनल इंटरेस्ट के उसमें क्यों लेके जाया जा रहा है कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है? खुद बता दीजिए कि ठीक है, ओवरऑल जो है मुल्क की बेहतरी के लिए है, लेकिन 26वीं तरमीम की मरतबा भी हमें रात के आखिरी पहर जो है, आखिरी रात को, रात के पिछले पहर हमें बताया गया था, पता चला था कि 26वीं आईनी तरमीम में क्या। उस वक्त भी जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनको तो खैर लास्ट मोमेंट तक नहीं पता था, उनको ये पता था कि हमें कहा गया जी तरमीम पास करनी है, बस आके तरमीम के हक में वोट दे देना है। नाज़रीन, होना तो ये चाहिए कि ये जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट रखा जा रहा है उस पर एक ओपन डिबेट हो, ताकि एकेडेमिया और इंटेलेक्चुअल जो हैं वो सारे अवाम की तरफ से सजेशंस आएँ, उस पर एक हेल्दी डिबेट हो, ताकि अच्छे तरीके से अगर नेशनल इंटरेस्ट में है तो कुछ बेहतरी लाई जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनकी आपसी ये तरमीम आ रही है, और जो नेशन है वो तो रह गई सिर्फ नाम की हद तक, एक लफ्ज़ की हद तक। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। बशर्ते ज़िंदगी, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।